नमस्कार साथियों, मैं एडविडी सर आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं मैथ की दुनिया 01 में। क्या हाल चाल आप सभी लोगों का है? उम्मीद तो यही करूंगा सभी बच्चे, छोटे बच्चे जो 10वीं में पढ़ रहे हैं, इन सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से हो रही होगी। तो प्यारे साथियों, जैसा मैंने आप लोगों से ये वादा किया था कि मैं जो है आपको गणित के सबसे टफ चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 है, और इस चैप्टर का नाम त्रिभुज है। इसमें जितनी प्रश्नावली आपकी थी 3 प्रश्नावली, उसको मैं एकदम विस्तार से बताते चलूंगा। तो सभी बच्चे जो है प्रश्नावली 6.1 तक उम्मीद होगी कि समझ गए होंगे, क्योंकि 6.1 मैंने इसके पिछले वाली वीडियो में बना दिया था। तो प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट करने के बाद अब हमें बात करना है 6.2 पे। तो 6.2 को समझने के लिए आपके लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पर इसकी बेसिक चीजें लिख दी है, ताकि प्रश्नावली 6.2 के सवाल को आप बढ़िया से समझ सके। ठीक ना, आराम से हम लोग पढ़ेंगे ताकि हर एक बात आप लोगों को बखूबी समझ में आए और समझ करके आप सवाल को लगा सके। तो जो भी साथी मेरे जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं, या प्यारे बच्चे जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हाँ त्रिभुज चैप्टर सबसे टफ है, तो वो अब आपके लिए टफ नहीं होगा, बल्कि एकदम आसान तरीके से हम लोग चीजों को समझेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो आइए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं कि इसमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है, कौन कौन सी बातें हमें पढ़नी है, जिसके आधार पे हम प्रश्नावली 6.2 को लगा सके। मैंने तो वैसे यहाँ पर रेड मार्कर का यूज किया, क्योंकि ब्लैक मार्कर का थोड़ा इंक खत्म हो गया था, मार्केट में गया था तो इंक था नहीं वहां पर, क्योंकि शाम के टाइम में वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इसलिए जो है मैं प्रयास करूंगा कि ये आपका जो है रेड मार्कर से यूज करके हम लोग सवाल को समझ सके और बढ़िया से आपको प्रॉपर तरीके से दिखे। ठीक है साथियों, तो मैं पहले जो लिखा हूं उसको समझाता हूं कि क्या मतलब है इन सब चीजों का और क्या कहना चाहता है। मैंने यहाँ पर लिखा है पहले यहाँ पर क्या कि कोई दो बहुभुज, बहुभुज का मतलब इसमें बहुत सारी भुजाएं हों, और हम ऐसे दो बहुभुजों की बात कर रहे हैं। तो कोई दो बहुभुज समरूप होते हैं, समरूप भी मैंने बता दिया था समरूप होता क्या है। तो कोई दो बहुभुज समरूप होते हैं, कब होते हैं? पहला कह रहा है कि उसके संगत कोण बराबर हो, दूसरा कह रहा है कि उसके संगत भुजाओं का अनुपात समान, मतलब समानुपाती हो। मतलब कोई दो भुजा वाली आकृति समरूप कहलाती है, कब कहलाएगी? जब उसके संगत कोण बराबर हो और उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। अगर हमें दोनों शर्त मिल जाता है तो ऐसे भुजा वाली आकृतियों को हम बोलेंगे क्या? समरूप है वो आकृतियां। जैसे मैं समझा दूं आप लोगों को, जैसे मोटी मोटा में कि मैंने मान लिया कि आपके पास ये कोई दो त्रिभुज है, और एक आपके पास कोई एक यहां पर ऐसा त्रिभुज है। इस अगर ये वाला कोण इस कोण के बराबर जाए, संगत कोण है आपका, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर जाए, और ये वाला कोण जो है आपका इस वाले कोण के बराबर जाए, इसका संगत ये, इसका संगत ये, इसका संगत ये। तो अगर ऐसा संगत कोण बराबर जाता है, और दूसरा कह रहा है कि इन भुजाओं का अनुपात, मतलब इसके बटे में ये भुजा, इसके बटे में ये भुजा, इसके बटे में ये भुजा, अनुपात बराबर जाता है, तो इन दोनों आकृतियों को हम कहेंगे समरूप है आपका, समरूप त्रिभुज है आपका। तो समरूप बताने के लिए हमारे पास दो शर्तें हैं कि एक तो आपका संगत कोण बराबर हो, दूसरा कह रहा है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, मतलब समानुपाती भुजाएं हो। तो इन आकृतियों को हम समरूप कह देंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने यहां पर लिखा है समकोणिक त्रिभुज। समकोणिक त्रिभुज किसे कहते हैं? देखिए जरा, ये कह रहा है कि कोई दो त्रिभुज समकोणिक कहलाते हैं, कब कहलाते हैं भाई? यदि उसके संगत कोण बराबर हो। ये कहना चाहता है कि अगर किसी दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर, जैसे इसमें लिखा है कि इसका ये, इसका ये, इसका ये संगत कोण बराबर है, तो इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग कहेंगे समकोणिक त्रिभुज। और ये आकृतियां कहलाएंगी समरूप आकृतियां, क्योंकि इसके भुजाओं का अनुपात अगर बराबर भी हो गया और संगत कोण भी बराबर हो गए तो समरूप आकृति हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा, क्योंकि यहां पर मैंने क्लास 9th लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास एक जो है प्रमेय है 6.1, और प्रमेय 6.1 को कहते हैं थेल्स प्रमेय, या इसी प्रमेय को कहते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी या थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, इसके नाम जानते हैं। अब इस प्रमेय को प्रूफ करने के लिए, इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए मुझे क्लास 9 की कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी, जो मैंने यहां पर लिखी भी है ना। एक बार क्या लिखी मैं समझा दे रहा हूं। ये प्रमेय एक प्रकार आपने क्लास 9 में पढ़ा था, मैं इसको समझा दे रहा हूं ताकि इसकी प्रमेय को प्रूफ करने में कोई दिक्कत ना हो। प्रमेय ये कहता था कि एक ही आधार एवं समांतर रेखा के बीच बने सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। जैसे मैं कह दूं यहां पर कि आपके पास ये कोई समांतर रेखा है, और यहां पर मैंने कोई दो पॉइंट ले लिया, तो इनके बीच में जितने भी त्रिभुज ऐसे बनेंगे,
एक ही आधार के बीच में जितने भी त्रिभुज बने, कई बना लो आप लोग, है ना, कई त्रिभुज बना लीजिए आप लोग, ऐसे ये वाला या फिर आपका ऐसे ये वाला, जितने भी त्रिभुज आपके बनेंगे वो सभी त्रिभुज जो है आपके उस क्षेत्रफल में बराबर होंगे। तो वही कह रहा है कि एक ही आधार एवं समांतर रेखा के बीच बने सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं भाई, है ना। तो ये प्रमेय अपन के बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इस प्रमेय का प्रयोग करके हम इस बीपीटी थ्योरम को प्रूव करेंगे, जिसका नाम है थेल्स प्रमेय है। तो थेल्स प्रमेय सिद्ध करने के लिए आपको इस प्रमेय को याद रखना पड़ेगा कि थेल्स प्रमेय हमारा कैसे सिद्ध होगा, जिसके लिए हमें इस थ्योरम की यूज करना पड़ेगा, प्रमेय जो आपका कक्षा 9 में पढ़ा था आपने। अब बच्चे थेल्स प्रमेय है क्या, क्योंकि चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है और सभी प्रमेय आपको बढ़िया समझना है, क्योंकि कोई भी प्रमेय आपके पेपर में पूछ सकता है। 5 प्रमेय हमें पढ़ने हैं, तो जिसमें से आपका पहला प्रमेय 6.1 है, फिर 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो पहला प्रमेय हम लोग पहले समझ लेते हैं कि पहला प्रमेय होता क्या है, और इसका नाम दिया है थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय का ये कथन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिकली पढ़ते हैं, समझते हैं क्या कहना चाहता है, इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे। मैं पढ़ता हूं, यहां पर हूं। ये कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है ना। कह रहा है क्या कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, मतलब ये कहना चाहता है कि अगर आपके पास कोई एक त्रिभुज है, मैं इसका नाम भी दे रहा हूं यहां पर ए, यहां पर सॉरी थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, यहां पर ए नाम दे दिया, यहां पर मैंने बी नाम दे दिया और यहां पर सी दे दिया। कह रहा है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा मतलब चाहे इसकी बात कर लो, चाहे इसकी बात कर लो, चाहे इसकी बात कर लो, किसी एक भुजा की बात करनी है। एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचनी है। इसके समांतर मान लीजिए एक रेखा मैंने ऐसे खींचा, तो यह रेखा जो है इस वाली भुजा और इस वाली भुजा को 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 भिन्न भिन्न बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मैं नाम दूं डी और इसका नाम दूं ई। चूंकि ये जो रेखा मैंने डी खींचा है ये बीसी के समांतर है ना। एक समांतर रेखा अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो अन्य 2 भुजाएं मतलब अन्य जो 2 भुजाएं बची हैं ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगी। मतलब ये कि इसके बटे में ये बराबर होगा इसके बटे में ये। कब होगा? जब ये रेखा इसके समांतर होगी। तब इसका मतलब ये कि अगर जो DE है, ये DE समांतर अगर आपका BC अगर है, तो AD बटे में DB आपके पास आएगा, AD बटे में हो जाएगा DB या BD कर लो, DB कर लो भाई, बराबर होगा AE बटे में हो जाएगा आपका EC। ये आपका थेल्स प्रमेय कहता है भाई कि अगर जो है इस एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचें, तो यह रेखा इन 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है। इसके बटे में ये, इसके बटे में ये बराबर होगा। ठीक है, तो ये थेल्स प्रमेय है और इसका प्रयोग हमें सवालों को लगाने में इतना ज्यादा करना है कि पूछिए मत। इसलिए जो है मैं इस थेल्स प्रमेय को बढ़िया से समझाते हुए इसको प्रूफ भी करेंगे कैसे आपका AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC है ना। और इसको प्रूफ करने के लिए मुझे इस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक साथी, तो मैं जो है इस वाले प्रमेय को मिटा रहा हूं, इस इधर की चीज मिटा रहा हूं ताकि इस प्रमेय को प्रूफ करने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये सब हमें बहुत बड़ा प्रमेय प्रकार से लिया जाए और बड़े प्रमेय को प्रूफ करने में थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, इसलिए उसको मिटाना पड़ेगा मुझे। तो फिलहाल तो यहाँ पे इतनी जगह है, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ काम यहाँ पे कर दूं। नहीं चलो मिटा देते हैं, मिटाने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों, अभी आपने जो है समानुपातिक, यहाँ पर समानुपातिक समरूपता का नियम देखा या समानुपातिक समकोणिक त्रिभुज देखे। उसके बाद मैंने क्लास 9 के लिए एक यहाँ पर प्रमेय लिखा था जो कक्षा 9 में आपने पढ़ा था, उसको मैंने लिखा था। उन सब चीजों को मैंने मिटाकर बस केवल प्रमेय छोड़ा है जिसका नाम है थेल्स प्रमेय, और इसी प्रमेय को 6.1 और आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। इसका ये कथन है। अब कथन के आधार पर हम इसका डायग्राम बनाएंगे और कैसे क्या कहता है इसको हम सिद्ध करेंगे। बहुत आराम के साथ समझेंगे कि क्या कहना चाहता है। ठीक साथियों, तो देखिए ध्यान से, प्रमेय कहता क्या है कि यदि किसी त्रिभुज, इसका कथन यहां पर है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, पहली बात तो एक किस त्रिभुज बोला है तो हम त्रिभुज बनाते हैं। यहां पर है, यहां पर मैंने क्या किया कि एक त्रिभुज लिया, ठीक है ना, एक त्रिभुज लिया, इस त्रिभुज का नाम दे दिया जाए ABC। चलो ये हो गया A, यहां पर मैंने नाम दिया B और इसका नाम दिया मैंने C। एक त्रिभुज हो गया ABC। कह रहा है किसी त्रिभुज की एक भुजा,
एक भुजा की बात कर रहा है तो मैं भुजा आपका BC ले रहा हूं। आप चाहे तो AC ले सकते हैं, चाहे तो AB ले सकते हैं, चाहे तो AC ले सकते हैं। मैं BC ले रहा हूं। एक भुजा के समांतर मतलब इसके समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, मतलब इसके समांतर एक रेखा खींची जाए। तो यह रेखा जो है, यह रेखा इस भुजा को और इस भुजा को मान लिया जाए कि बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद कर रहा है। मैंने कह दिया इस तरह से, ठीक है ना। मैंने एक रेखा खींचा जो इसको AB को बिंदु D पर और AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जब प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं, मतलब ये अन्य जो दो भुजाएं हैं वो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात मतलब समानुपाती में विभाजित हो जाती हैं। मतलब ये कि इसका और इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर हो जाता है, ये कहना चाहता है, ठीक है ना। अगर इस भुजा के समांतर ये रेखा खींची जाए तो उसकी अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, अर्थात इसका AD बटे में DB बराबर हो AE बटे में EC, ये आपका प्रमेय कहना चाहता है ना। तो मुझे सिद्ध ये करना है क्या कि AD ऐसे लिख रहा हूं यहां पर, AD बटे में लाना है DB, फिर बराबर करना है हमको AE बटे में क्या EC, ये हमें सिद्ध करना है भाई, ये सिद्ध करना है। तो प्रमेय को सिद्ध करने की प्रक्रिया को मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, है ना, और देखा जाएगा क्या हमें सिद्ध करना है। पहली बात तो प्रमेय कह रहा है क्या कि जो आप एक भुजा के समांतर जो रेखा खींच रहे हैं, ये रेखा इस BC के समांतर है। मतलब ये चीज आपके प्रश्न में दिया है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं डेरिवेशन, मतलब इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं। यहां आप लिख देंगे क्या कि दिया है, क्या दिया आपके पास है कि जो आपका DE मैंने खींचा है, DE, ये DE जो है आपका ये समांतर है किसके, BC के। अरे भाई DE समांतर हो गया किसके, BC के, आपका हो गया, है ना। अब देखो ध्यान से, मुझे इस प्रमेय को ये चीज सिद्ध करने के लिए, इस बात को दिखाने के लिए मुझे प्रमेय में कुछ रचना करनी पड़ेगी, ताकि रचना के आधार पे हम प्रमेय को आसानी से सिद्ध कर पाए। कोई भी प्रमेय पढ़िए आप लोग, उस सभी प्रमेय में कुछ न कुछ तो हमें रचना करनी ही पड़ती है। तो मैं रचना स्टार्ट करता हूं। रचना ये करेंगे हम लोग क्या कि इसमें जो आप B देख रहे हैं, इस B को हम लोग C से मिलाएंगे, E से मिलाएंगे, B को E से। तो भैया मैं इसको जो है B को E से मिलाता हूं ऐसे डॉटेड लाइन से। चलो मैंने यहां पर क्या किया कि ये आपका इस B को E से मिला दिया। उसी प्रकार C को D से मिलाएंगे। तो C को हम लोग जो है D से मिलाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। मैं मिला रहा हूं, ध्यान देना, मैंने मिला दिया। ये तो पहली रचना हो गई। क्या कहेंगे कि B को E से तथा C को D से मिलाया। हम लोग रचना नंबर 1 कर रहे हैं क्योंकि दो रचना हमें करनी है। एक तो रचना यहां पर लिख रहा हूं, क्या, रचना नंबर फर्स्ट। रचना नंबर फर्स्ट लिखेंगे क्या कि B को E से तथा C को D से मिलाया। लिखेंगे यहां पर B को E से, B को E से तथा C को D से, C को D से मिलाया। इतना काम हमने कर लिया, ठीक ना, मिलाया मैंने। ये तो आपकी पहली रचना है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस छोटे त्रिभुज में बात करेंगे। जो बिंदु E है, इस E से भुजा AD पर एक लंब खींचेंगे। मतलब यहां पर बिंदु E से इस पर मैंने एक ऐसे लंब खींचा, ये लंब है आपका, और इसका मैंने नाम दिया, इसका मैंने नाम दे दूं यम। और इससे भी एक लंब इधर खींचेंगे, इसका भी मैंने नाम दे दिया बेटा, इसका मैंने नाम दे दिया यन। मतलब बिंदु E से भुजा AD पर एक लंब EM और बिंदु D से भुजा AE पर एक लंब DN मैंने खींचा। तो देख लिखते हैं यहां पर है, इसको रचना 2 लिखेंगे। रचना 2 में दो रचना हमें करनी थी भाई, तो रचना 2 में लिखेंगे यहां पर क्या कि E से भुजा AD पर, लिखेंगे यहां पर E से भुजा किस पे, AD पर, AD पर एक लंब मैंने क्या खींचा भाई, EM खींचा, एक लंब EM। तथा एक और मैंने रचना की यहां पर है कि D से भुजा AE पर, D से भुजा AE पर
एक लंब, एक लंब, लंब आपका dn हो जाएगा, लंब dn खींचा, तो dn रहेगा यहां पर, dn खींचा। तो मैंने यहां पर दो रचना बच्चे कर ली है। अब इन दोनों रचनाओं के आधार पे मुझे इस बात को साबित करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। फिलहाल तो मैं साबित तो ये करना है, मतलब यहां पे लिख दे रहा हूं कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना, ये जो सिद्ध करना उसको लिखता हूं यहां पर भाई कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है देखते रहेंगे ध्यान से जरा। सिद्ध करना है क्या कि AD बटे में DB, मतलब इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा। अर्थात मुझे दिखाना है क्या, AD बटे में लाना है DB बराबर लाना है AE बटे में लाना है EC। ये आपका थेस प्रमेय है, यही सिद्ध करना हमको है, ठीक है ना। तो इतना मुझे सिद्ध करना है। अब इसका मैं जो है प्रमाण स्टार्ट करने जा रहा हूं, मतलब जो आपका उत्पत्ति है उसको स्टार्ट करता हूं और देखेंगे कैसे में सिद्ध करना है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने के लिए जो है हमें ये देखना पड़ेगा कि मुझे जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। तो इसी का प्रयोग करना है, क्योंकि पहले मैं इस वाले त्रिभुज की बात करूंगा, है ना। इस वाले त्रिभुज में अगर मैं इस वाले भुजा की बात करूंगा तो इस पे एक लंब ये पड़ा है, तो ये इसकी ऊंचाई जाएगी और AD आपका आधार हो जाएगा। तो मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ADE, इसका क्षेत्रफल निकाला जाएगा। निकालते यहां पर है, लिखेंगे यहां पर क्या कि एरिया ऑफ, ऐसे लिखेंगे AR का मतलब हो गया एरिया। किसके एरिया की बात हो रही है, ADE की बात हो रही है, ऊपर त्रिभुज की बात हो रही है। तो एरिया अगर निकालेंगे तो आपके पास आएगा ADE, इसका निकालना है। फलसूत्र होता है 1/2, फिर होता है आधार गुणे होता है ऊंचाई, इसी का प्रयोग करना है। ये बराबर में आपके पास आएगा 1/2, आधार तो आप देख रहे हैं कि जिसपे लंब पड़ता है वो आधार होता है, ये लंब है आपका, तो आधार AD हो जाएगा और लंब आपका EM हो जाएगा, है ना। तो आधार आएगा आपके पास AD गुणे और लंब होगा EM, लंब हो जाएगा EM। इसको मानते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया जाए, है ना। अभी मैं इधर ही चल रहा हूं, सब इधर ही बात हो रही है, सारी बात इधर हो रही है, ठीक है ना। तो ये इधर बात हो गई आपका, मैंने इसकी बात कर ली। अब थोड़ा सा मैं इस वाले त्रिभुज में बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज क्या, BDE में बात करता हूं, त्रिभुज BED में बात करता हूं। और जब त्रिभुज BED में बात करेंगे तो इस त्रिभुज BDE में देखेंगे ध्यान से, इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि लंब आपका वही रहेगा, क्योंकि ये आपका जो है एक अधिक कोण है, अधिक त्रिभुज है। जैसे मान लीजिए मैंने इस तरह त्रिभुज लिया आपका, ऐसे बनाया, एक त्रिभुज है आपका, ऐसे बनाया मैंने, ऐसे खींचा। तो अगर मुझे इसका जो है लंब खींचना रहेगा तो लंब आपका जो है भले त्रिभुज के बाहर पड़ रहा है तो लेकिन आधार वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आपका जो है आधार हम पूरा यहां से यहां तक ले लें, नहीं, आधार आपका सेम ही रहेगा, लेकिन लंब आपका भले बाहर पड़ रहा है, लंब हम इतना ले सकते हैं क्योंकि ये न्यून कोण है, कुछ केसेस में ऐसे होते हैं। तो अगर ये लंब जो है इस वाले त्रिभुज के बाहर ये पड़ रहा है तो लंब आपका वही रहेगा, लेकिन आधार आपका BD ही रहेगा, क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, तो इसलिए लंब इसका बाहर पड़ेगा। जैसे यहां पर आपका ये पूरा घूमकर बना हुआ है तो लंब आपका बाहर पड़ रहा है, बाकी आधार ही रहेगा। तो मैं त्रिभुज BDE की बात करने जा रहा हूं, इसका भी हम लोग एरिया निकालेंगे, वही काम करेंगे। तो लिखेंगे यहां पर क्या, एरिया ऑफ BDE की बात करेंगे तब भी वही आएगा 1/2 आधार गुणे हो जाएगा ऊंचाई, फिर बराबर में आएगा 1/2 आधार। देखेंगे मैंने कहा कि आधार तो वही रहेगा आपका BD, लेकिन ऊंचाई तो आपकी लंब वाली रहेगी ना, EM हो जाएगी। तो BD आएगा BD और गुणे हो जाएगा EM। इसको मानते हैं समीकरण नंबर सेकेंड, ठीक ना। अभी मैं इधर ही चल रहा था, अब हम लोग इधर चलेंगे। तो इधर चलेंगे भाई तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है, जरा देखो ध्यान से। मैं अब इधर चलेंगे तो इस त्रिभुज बात करेंगे, इस वाले भुजा बात करेंगे AC पर। तो AC में एक त्रिभुज आपकी इसकी बात होगी और एक त्रिभुज आपका इसकी बात होगी, एक त्रिभुज आपका ADE की बात होगी, या AE की बात कर ली जाए बात वही रहेगी। तो देखो ध्यान से, इस वाले भुजा पर ये लंब है और ये आधार है, इसका मतलब आधार आपका हो जाएगा AE और इसकी ऊंचाई जाएगी DN हो जाएगी। तो फिर मैं निकालता हूं ADE का क्षेत्रफल, लेकिन यहां पर एरिया, फिर वही काम करेंगे, एरिया ऑफ ADE और इसके बराबर में आएगा 1/2, लिखते हैं यहां पर 1/2
आधार गुणे हो जाएगा ऊंचाई और बराबर में आएगा 1/2 आधार। आधार तो आप देख रहे हैं कि इस पे लंब पड़ रहा है ए पर, तो ये आधार होगा, ऊंचाई आपकी हो जाएगी dn, है ना। तो ए और गुणे क्या दी dn, तो आएगा आपके पास ए गुणे हो जाएगा dn। इस वाले को मान ले समीकरण नंबर 3। अभी इस पे चलने हम लोग हैं, एक समीकरण और बनाना मुझे है, और वो त्रिभुज मुझे बात करनी है त्रिभुज CDE की बात करनी है। जैसे आपने इधर बात किया था, सेम वो लॉजिक यहां लगाना है। इस वाले त्रिभुज का भी लंब बाहर ही पड़ रहा है, लेकिन आधार हमें यही मिलेगा। जैसे इस वाले त्रिभुज में लंब बाहर पड़ रहा, आधार मैंने ये लिया, उसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में भी आपका लंब बाहर पड़ रहा है, आधार मुझे इसी मिलेगा। तो मैं उसमें बात करने जा रहा हूं एरिया ऑफ क्या CDE की बात करने जा रहे हैं। तो आएगा आपके पास CDE बराबर में वही काम होगा 1/2, फिर आएगा आपके पास आधार और गुणे हो जाएगा ऊंचाई बराबर में आएगा 1/2, फिर गुणे आधार तो मैंने कहा ना ये इसी मिलेगा, और ऊंचाई तो आप देख रहे हैं यहां बाहर पड़ रहा है लंब, तो AC गुणे dn हो जाएगा। तो आपके पास आएगा EC गुणे dn। अब इसको मानते हैं समीकरण नंबर बच्चे क्या 4, ठीक है ना। इतना मैंने काम कर लिया। अब जो है मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, मैं चूंकि इसको मिटा रहा हूं, है ना, क्योंकि इसकी आवश्यकता तो है नहीं फिलहाल। तो मैं इस चीज को मिटा करके जो नई बात है उसको मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। ठीक साथियों, मिटा रहा हूं, देखिए ध्यान से जरा। तो साथियों मैंने इस कथन को मिटा दिया है, अब उसके आगे प्रक्रिया मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ और बहुत ही आराम के साथ हम लोग समझेंगे। अब देखिए मेरे पास 4 समीकरण बने हुए हैं, तो 4 समीकरणों में मुझे करना क्या है, फिलहाल मुझे लाना है AD बटे में DB, और AD देख रहा हूं कि समीकरण 1 में है आपका, और DB आपका जो है समीकरण 2 में है, और AD बटे में DB लाना है, तो मुझे बटे में लाने के लिए समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करना पड़ेगा। उसी प्रकार AE बटे में EC लाना है, तो AE जो है आपका समीकरण 3 में है, और जो EC है वो समीकरण 4 में है, तो समीकरण 3 समीकरण 4 में भाग करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से और समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग करना पड़ेगा। तो मैं वही स्टार्ट कर रहा हूं, यहां पर हूं, लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 भागे समीकरण 2 से, और समीकरण 1 भागे समीकरण 2 से जब भाग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। पहला तो आएगा एरिया ऑफ ADE, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सॉरी लिख रहा हूं यहां पर ऐसे, एरिया ऑफ ADE, और बटे में भाग करना है किससे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 आपका ये दिया है, तो आएगा एरिया ऑफ कितना BDE बराबर, ये आपका इसका मान कितना आ गया है, ये आएगा 1/2 गुणे दिया है AD गुणे हो जाएगा EM, फिर पूरे के बटे में इसका मान ये दे रखा है, समीकरण 2 में बात करनी है, तो ये भी आएगा 1/2 गुणे हो जाएगा BD, और BD गुणे हो जाएगा EM। अब जो यहां पर आपका कट रहा है उसको हम लोग काट देते हैं, 1/2 से बड़ा 2 कट जाएगा, EM से EM कट जाएगा। चलिए इसको मैंने काट दिया, EM से EM भी काट दिया, और जब कटा तो आपके पास क्या बचा बच्चे, AD बटे में DB, ये आएगा AD बटे में हो गया DB हो गया। इसको मैं मानता हूं समीकरण नंबर 4 के बाद जो है 5 मान लेता हूं, चलो समीकरण 5 हो गया, है ना। मैंने समीकरण 1 से 2 से भाग किया तो ये मिला मुझे, पूरा इसका मान इतना आ गया। अभी मुझे समीकरण 3 में 4 से भाग करना है, उस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं कि समीकरण, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 भागे समीकरण 4 से, समीकरण 3 भागे समीकरण 4 से, और जब भाग करेंगे तब आपके पास आएगा, समीकरण 3 दिया है एरिया ऑफ ADE, और भाग करना है समीकरण 4 से। समीकरण 4 आपके पास ये दे रखा है कितना, एरिया ऑफ CDE बराबर में इसका मान आया है ऊपर कितना, 1/2 गुणे AE गुणे हो जाएगा DN, और पूरे बटे में आएगा 1/2 गुणे EC गुणे हो जाएगा DN। इसमें भी देख रहे हैं क्या हम साथी कि आपका 1/2 से गुणा 2 कट जाएगा, DN से DN कट जाएगा, बचेगा आपके पास क्या,
ई और बटे में आएगा ई सी, ये हमको मिलेगा। इस वाली चीज को मैं समीकरण नंबर 6 नाम दे देता हूं। यहां तक तो मेरे ख्याल से आप लोग बात क्लियर होगी। बाकी अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है ना। मैं जो है यहाँ पर इधर वाली चीज को मिटा रहा हूं क्योंकि अब इसकी मुझे आवश्यकता है नहीं, है ना, क्योंकि इसके आगे मुझे काम करना अब है। तो मैं इधर वाली चीज को मिटाता हूं, मिटाने के बाद फिर हम लोग आगे प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। ठीक है साथियों, मिटा रहा हूं, देखिए जरा। तो साथियों, हमने जो यहाँ पर लिखा था अभी इसको मैंने मिटा दिया है। अब मेरे पास समीकरण जो है 5 है और 6 है। समीकरण 5 का मान AD बटे में DB है और समीकरण 6 में इसका मान AE बटे में EC है। अब उसके आगे मैंने आप लोग बताया था शुरू में ही, प्रमेय था कक्षा 9 में आपने पढ़ा था, जो यहाँ पर मैं लिखा भी हूं। ये कह रहा है कि एक ही आधार तथा समांतर रेखा के बीच बने सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। और आप जानते हैं कि ये जो आपका DE है वो BC के समांतर है। इसके बीच में बना ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ही आधार बनने दोनों के दोनों। तो इसका मतलब आपका BDE है इसका क्षेत्रफल और CDE है इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा इस प्रमेय के आधार पे। तो इस प्रमेय के आधार पे आपका एरिया BDE इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, इसका क्षेत्रफल आएगा आपके पास एरिया ऑफ BDE बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ CDE। तो एरिया ऑफ हो जाएगा CD और क्या जी, E, ये मिल जाएगा हमको। अब देख रहे हैं यहां पर क्या कि जो एरिया BDE है इसका पूरा मान एरिया ऑफ CDE के बराबर है। अब एरिया BDE का मान इस समीकरण 5 में यहां पर जो एरिया BDE है इसमें रख देते हैं। तो मैं लिखता हूं यहां पर समीकरण 5 से, ठीक है ना, समीकरण 5 से लिखते हैं यहां पर है। हर एक पॉइंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर नहीं समझाएगा तो फिर दिक्कत होगी। समीकरण 5 आपके पास था कितना कि एरिया ऑफ ADE, ये था आपके पास एरिया ऑफ ADE और बटे में आपके पास था एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ BD का मान आ गया एरिया CDE। तो आएगा एरिया ऑफ, इसका मान लिखते हैं CDE बराबर में आपके पास था कितना, AD बटे में DB। तो ये हो गया AD बटे में हो जाएगा DB और इसको मानते हैं समीकरण नंबर 7, है ना, समीकरण नंबर 7 मानते हैं। अब समीकरण जो है 6 और 7 जरा चेक करते हैं, बढ़िया से देखेंगे। समीकरण 6 कहता है कि एरिया ऑफ ADE बटे में एरिया ऑफ CDE बराबर है AE बटे में EC, और ये कहता है समीकरण 7 की एरिया ऑफ ADE बटे में एरिया ऑफ CDE बराबर है AD बटे में DB। तो भैया अगर समीकरण 6 और 7 का ये वाला पक्ष बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे आपके, ये इसके बराबर जाएगा, है ना। तो मैं कह सकता हूं मोटी मोटा में कि समीकरण 6 और 7 से लिखेंगे यहां पर कि समीकरण किससे बेटा, समीकरण हो जाएगा 6 और 7 से, समीकरण 6 और 7 से आपके पास आएगा AD, ये इसके बराबर जाएगा, AD आएगा AD बटे में हो जाएगा DB बराबर में होगा आपके पास AE बटे में EC। तो आएगा AE बटे में हो जाएगा EC और हमें यही सिद्ध करना था, यही थेल्स प्रमेय है, ठीक है ना। तो हो गया पूरा कंप्लीट। यहां से आप जो है समीकरण 6 से आप यहां से स्टार्ट कर लीजिएगा, सिस्टमेटिक तरीके से आपका थेल्स प्रमेय सिद्ध हो गया है। और भी इसमें कुछ बातें करनी है तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए आप जो है इस चीज को बढ़िया से सिस्टमेटिक तरीके से नोट करिएगा ताकि आप लोगों को सवाल लगाने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। अगर भी फिर भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत होती है आप सभी लोगों को तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तब तक आप सभी बच्चे हमारे चैनल को शेयर करिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमारे चैनल को 1K कंप्लीट करवा दिया है। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखेंगे मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, नमस्कार।